वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो कहानी का नाम है दे विल किल यू। तो कहानी की शुरुआत में हम एशिया और उसकी छोटी बहन मारिया को देखते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि लड़की का नाम एशिया है। इसको आशिया कर देते हैं यार, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आशिया और मारिया अपने घर से भागी हुई हैं क्योंकि इनके पिता काफी ज्यादा अब्यूजिव हैं। दोनों बहनों को मारते पीटते रहते हैं। दोनों बहनों की बातों से हम समझ पाते हैं कि पिछली रात इनके पिता ने इनकी काफी मार मारी है और उस मार में जब उन्होंने मारिया पर हाथ उठाया तो ना चाहते हुए भी आशिया को अपनी बहन को लेकर वहां से भागना पड़ा। अब ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए कुछ सामान लेने के लिए शॉप में जाती है, जहां पर मारिया देखती है कि उनके पिता उस जगह भी पहुंच चुके हैं। बताओ, ये देखकर आशिया मारिया को लेकर छिप जाती है। असल में इनके पिता आशिया को नहीं बल्कि मारिया को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वो उसी को लेने के लिए आए होते हैं। और जब आशिया अपनी बहन के साथ छुपी होती है तो वो उसको ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि आशिया, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मारिया को मेरे पास छोड़ दो। अब यही तो आशिया नहीं चाहती थी, तो इसीलिए वो वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है, मगर उसके पिता उसको देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। आशिया मारिया को लेकर भागी रही होती है कि तभी उसके पिता का ड्राइवर इनके रास्ते को गाड़ी लगाकर रोक देता है। अब दोस्तों, आशिया के पास गन होती है जिसे वो अपने पिता पे तान देती है। ये देखकर वो कहते हैं कि तुम अपने पिता पर गोली चलाओगी। उन्हें लग रहा था कि आशिया ऐसा नहीं करेगी और वो आशिया की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, जो देखकर दोस्तों आशिया शूट कर देती है और वो गिर पड़ते हैं, लेकिन मरे नहीं होते बल्कि घायल होते हैं। आशिया फिर मारिया को लेकर जाने की सोचती है, लेकिन उसके पिता उसके पैर को पकड़ लेते हैं और इस पॉइंट पर उनका ड्राइवर वहां से भाग जाता है। लेकिन पुलिस आ चुकी थी, जिस कारण आशिया बुरी तरह से घबराकर वहां से भाग खड़ी होती है। उसने मारिया को भी पीछे छोड़ दिया होता है। इसी के साथ सीन होता है कट और हमें 10 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम आशिया को देखते हैं जो की वर्जिल नाम की एक बहुत ही आलिशान अपार्टमेंट बिल्डिंग में आती है। नॉक करने पर लिली दरवाजा खोलती है और आपको बता दूं कि ये जो आशिया है ना, यहाँ पर एक मेड की तरह काम करने आई है। और ये जो वर्जिल बिल्डिंग है ना, ये थोड़ी अजीब है। मतलब कहा जाता है कि यहाँ काफी अमीर और पैसे वाले लोग ही रहते हैं। आशिया लिली के कहने पर उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है, जिसमें उसका नाम आशिया नहीं बल्कि इजाबेल लिखा होता है। यानी कि आशिया ने यहाँ पर अपनी पहचान लिली से छुपा रखी है। दोस्तों, अब ऐसा क्यों आगे पता चलेगा। खैर, लिली उसके आईडी कार्ड को देखने के बाद उसको अंदर आने के लिए कह देती है और साथ में ये भी कहती है कि फोन पर तुम्हारी आवाज काफी अलग लग रही थी। तो आशिया कहती है, हाँ, उस समय मुझे कोल्ड हुआ था ना, इसीलिए। तब आशिया देखती है कि लिली अपने नाम के एक कार्ड से वहाँ के मेन डोर को लॉक कर देती है, जो काफी मजबूत लग रहा है दोस्तों लॉक। तो आशिया पूछती है, इतना मजबूत लॉक? तो लिली कहती है, हाँ, ये लॉक काफी पुराना है और हम लॉक इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है। यहाँ पर ये गुंडे मवाली घूमते रहते हैं। लोग तो यहाँ से दिन के उजाले में गायब हो जाते हैं, रात को तो बात ही छोड़ दो। अब कोई चोर ना घुस आए, इसलिए लॉक लगा दिया है। आगे दोस्तों, लिली आशा को शारोन से मिलवाती है। वो कहती है कि शारोन एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की मालकिन है। शारोन आशा को अपनी जैकेट पहनाते हुए कहती है, बहुत ही अच्छी लग रही है तुम पे ये। इसके साथ दोस्तों आशा रेची और उसकी पत्नी से भी मिलती है, जो कि यहीं पे रहते हैं। इसके बाद लिली आशा को ऊपर के फ्लोर पर लेकर जाती है। वो कहती है कि इस फ्लोर पर सारी मेड्स अपने रूम में रहती हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती उनको। तो आशा देखती है कि हाँ यार, यहाँ तो काफी सारी लड़कियां और औरतें मेड के तौर पे काम कर रही हैं और ये सभी जैसे किसी चीज की तैयारी में हो। तो आशा इस बारे में पूछती है तो लिली बताती है कि हम हर महीने इनमें से सबसे अच्छा काम करने वाली मेड को इनाम देते हैं, बस उसी की तैयारी चल रही है। अब लिली आशिया को रोककर उन सभी मेड्स के पास जाकर उनसे कहती है, मतलब वहाँ पे कुछ बात करती है। तो इसी बीच एक बच्चा आशिया को पिगी कह के बुलाता है। आशिया समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, पर उसके कुछ पूछने से पहले ही लिली उससे कह देती, क्या हो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तो वो लेके जाती है आशिया को रूम में। कि तभी दोस्तों उस रूम से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम रे है। तो लिली रे से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं अंदर कुछ सफाई वगैरह कर रहा था, बहुत ही जरूरी थी। तो लिली उसको समझाती है कि उसके लिए लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, ये सब तुम्हारे करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे पति ना होते ना तो अभी मार देती तुमको। तो रे उससे कहता है कि तुम मुझे वैसे भी नहीं मार सकती और चला जाता है। दोस्तों, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है यहाँ पे कुछ। फिर लिली आशा की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है कि अरे बस कोई बात नहीं, मेरे और मेरे पति के बीच ये नोकझोंक चलती रहती है, तुम इसको ज्यादा वो मत लेना दिमाग में। फिर वो आशा को उसका रूम दिखाती है। तो आशा लिली से कहती है, वैसे एक बात बताइए, आपका काम क्या है यहाँ पे? तो लिली कहती है, यहाँ सब कुछ मैनेज करना, सारे सर्वेंट्स को देखना ही मेरा काम है, तुम मुझे अपना बॉस मान सकती हो। आशा के पूछने पे फिर लिली बताती है कि मुझे यहाँ पे काम करते करते बहुत टाइम हो गया है। इसके बाद दोस्तों वो चली जाती है और कहती है, कल सुबह रेडी रहना। तो लिली के जाने के बाद आशा अपना सामान वगैरह निकाल कर अरेंज करने लगती है। अलमारी वगैरह में सब कुछ रखने के बाद वो नहाने के लिए जाती है और आशा ने गर्म पानी ऑन किया होता है, जिसके भाप से शीशे में अपने आप लिख जाता है, दे विल किल यू। अब ये आशा के लिए वार्निंग है शायद कि उसको ये लोग मार डालेंगे। जाहिर है दोस्तों, ये वार्निंग आशा को बचाने के लिए रे ने छोड़ी होगी। बाकी रे आशा को किससे और क्यों बचा रहा है, बस पता चलने वाला है। लेकिन आशा बाहर निकलकर उस मैसेज को देख पाती, इससे पहले वो मैसेज मिट जाता है और आशा उसको देख नहीं पाती। अब आशा कमरे की तरफ देखती है कि कुछ वेंटिलेशन जैसा बना हुआ है, मानो कि कमरे की दीवार के पीछे जगह हो। तो वो लाइटर जलाकर उसकी जाली से जब झांकती है ना,
तो उसे किसी की आंखें नजर आती हैं। ये देखकर उसकी बुरी तरह हालत खराब, गिर पड़ती है बेचारी। तो वो वापस उठकर देखती तो वहाँ पे कोई नहीं होता, और तभी अचानक से आशा के कमरे के दरवाजे को कोई नॉक करता है। तो जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पे भी कोई नहीं होता, और इसी दौरान उस पूरी जगह की लाइट एक एक करके बंद हो जाती है, और अंधेरा होने के बाद एक बिल्कुल लाल लाइट जल जाती है। तभी दोस्तों आशा के पीछे हम किसी को देखते हैं, पर जब वो पीछे मुड़ती है ना तो वहाँ पे कोई नहीं होता। आशिया वापस से अंदर आ जाती है और अब दरवाजे को लॉक करके उसके हैंडल में चेयर फंसा देती है ताकि कोई दरवाजे को बाहर से खोल ना पाए। फिर वो जाती सोने के लिए, और रात के लगभग 3:17 पे कोई दरवाजे की लॉक को खोलकर आशिया के कमरे में आने की कोशिश करता है, लेकिन चेयर लगी होने के कारण वो नहीं खोल पाता। फिर वो जो भी शख्स होता है दोस्तों, मतलब ऐसा लगता है जैसे कमरे की दीवारों के पीछे से होते हुए आशिया के कमरे के फ्रिज को जाकर हटाता है वो, और उसमें से वो आशिया के कमरे में दाखिल हो जाता है। पता नहीं क्या क्या रहस्य है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो भी है उसने एक अजीब से पिग के सर का मास्क पहना होता है। वो सोई हुई आशा के पैरों को लिक करता है, यानी कि चाटता है, और फिर जब वो आशा को देख ही रहा होता है तभी आशा की आंख खुल जाती है। वो तो सोचती है कि ये सपना है, लेकिन फिर भी कमरे में चारों तरफ देखती है, बेड के नीचे भी चेक करती है, मगर वहाँ भी कोई नहीं होता। और ठीक उसी पल अचानक से वही पिग वाला, मतलब वही मास्क वाला इंसान पीछे से हमला कर देता है और आशा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करता है। लेकिन आशा शायद इसके लिए तैयार थी दोस्तों। वो उस आदमी के सर को पीछे से धक्का देकर दीवार पर इस तरह मारती है ना कि वो बेहोश हो जाता है, लेकिन आशा बेहोश नहीं होती, पर उसके ऊपर जो क्लोरोफॉर्म था उसका थोड़ा बहुत असर दिख रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पे 4 लोग कमरे में आते हैं, एक वेंटिलेशन वाली जगह से, तो एक फ्रिज वाली जगह से, और बाकी 2 कमरे के दरवाजे से। ये सभी लोग मास्क लगाए होते हैं, और वो सभी जब अपना मास्क उतारते हैं तो देखते हैं कि उनमें से एक शारोन है। इन सभी को देखकर आशा जल्दी से उठकर एक लैंप के करीब जाती है और उसके वायर को खींचकर वापस से बेहोश हो जाती है दोस्तों। शारोन और उसके साथी बात कर रहे होते हैं कि इसने बॉब जैसे ताकतवर बंदे को बड़े आराम से बेहोश कर दिया, दम तो है लड़की में, चलो अब इसको लेकर चलते हैं। इतना कहकर जैसे ही शारोन आशा को खींचने लगती है, ठीक उसी पल आशा आंख खोलती है और जो लैंप वायर उसने निकाला था उसे दांतों में जोर से दबाती है, जिस वजह से शारोन को जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर बेहोश। इसके बाद तो आशा जल्दी से उठती है और खुद को पास की अलमारी में बंद कर देती है। इतने में शारोन और बॉब को भी होश आ जाता है और अब पांचों मिलकर उस अलमारी को बाहर खदेड़ देते हैं दोस्तों, आशा को मारने के लिए। उनमें से एक आदमी जिसका नाम केविन है, वो जाकर अलमारी का दरवाजा खोलता है तो हम आशा के हाथ में एक तलवार जैसी चीज देखते हैं। असल में यहाँ पर आशा खाली हाथ नहीं आई थी, बल्कि अपने हथियार अपने साथ लेकर आई थी, जिसे उसने पहले ही अलमारी में रख दिया था। तो सबसे पहले आशा केविन का सर काटकर बिल्कुल अलग कर देती है, फिर एक शॉटगन से दूसरे बंदे को उड़ा देती है। इसके बाद वो बॉब को फिर से मारकर बेहोश कर देती है और आगे वो एक मैट्रेस का कवर लेकर लड़ने की कोशिश करती है, जिस दौरान दोस्तों वो एक बंदे के पेट में कई बार चाकू मारकर उसका खेल वहीं पे खत्म कर देती है। अब शारोन आशा को शॉटगन से मारने की करती है कोशिश, लेकिन उसमें गोली नहीं होती, तो दोनों इसी तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं। तभी बॉब को होश आ जाता है, वो एक चाकू आशा को मारने के लिए फेंकता है, लेकिन वो लग जाता है शारोन को, और इस चीज का फायदा उठाकर आशा शारोन का भी गला काटकर उसका काम तमाम कर देती है। अब बचता है बॉब, तो उसको भी आशा आखिर में मार डालती है, जिसके साथ ही आशा अपने कमरे से बाहर आ चुकी है, जहां उसका सामना लिली से होता है। लिली कहती ये तो साफ है कि तुम इज़ाबेल तो नहीं हो, बताओ कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों आई हो। और आइए दोस्तों, स्वागत आपका फ्लैशबैक में। जब आशा ने अपने पिता को गोली मारी थी और वो मारिया को छोड़कर भाग गई थी, तो हम देखते हैं कि मारिया के पिता मरे नहीं थे, और जिनसे मारिया दूर भागना चाहती थी अब उन्हीं के साथ उसको रहना पड़ जाता है। बाकी कुछ दिन के बाद आशा को पुलिस ने पकड़ लिया, उसे 10 साल की जेल हो गई, लेकिन आशा अपनी बहन के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूली। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को अपनी बहन मारिया के पीछे लगा के रखा होता है, जो कि आशा को मारिया की खबर देता रहता है हर जगह। अब जब आशा छूटने वाली होती है तो वो सोचती है कि जेल से निकलने के बाद मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी, लेकिन जिस डिटेक्टिव को उसने रखा होता है ना, वो आशा से जेल में आकर बता देता है कि तुम्हारी बहन 2 दिन पहले दिखी थी, ये तब की फोटो है। उसके बाद वो न जाने कहाँ गायब हो गई। वो बताता है कि तुम्हारी बहन मेड के काम के लिए वर्जिल नाम की अपार्टमेंट बिल्डिंग में गई थी, लेकिन उसके बाद वो बाहर नहीं निकली। अब 2 दिन के बाद उसी बिल्डिंग में मेड के काम के लिए मारिया की दोस्त इज़ाबेल जाने वाली है दोस्तों। ये बातें वो डिटेक्टिव बताता है, तो ये सुनते ही अगले दिन जेल से निकलने के बाद आशिया इज़ाबेल के पास गई और उससे बात करने के बाद आशिया ने उसके नाम की आईडी बनाई और इस जगह पर आ गई ताकि यहाँ से वो अपनी बहन मारिया को लेके जा सके। इसीलिए तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आई थी। आशिया लिली से कहती है कि मुझे बता दो मेरी बहन मारिया कहाँ पे है, मैं उसे लेकर चुपचाप चली जाऊंगी और किसी को कुछ नहीं करूंगी। तो उसकी इस बात पर लिली हंसते हुए कहती है कि मारिया को छोड़ो, अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ आ गई हो, मेरी फैमिली थोड़ी अजीब है। लिली के इतना कहते ही आशिया जब अपने पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कमरे में वो सभी लोग बाहर निकल रहे होते हैं
जिन्हें आशिया मार चुकी थी ये कैसे हो गया? जिसका सर कटा था उसके हाथों में उसका सर होता है और जिसका पैर कटा था उसके हाथों में पैर होता है। इन सभी के कटे हुए बॉडी पार्ट्स अपने आप जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम केविन के सर को वापस से उसके धड़ से जुड़ते हुए देखते हैं। इसका तो साफ मतलब है दोस्तों कि ये मूवी कोई नॉर्मल मूवी नहीं है। इनको मारा नहीं जा सकता, ये सभी कह दो तो अमर है, जो देखकर आशा का दिमाग खराब हो जाता है। आशा के हाथ में जो चाकू होता है ना दोस्तों, लिली सोफिया नाम की मेड से वो चाकू आशा के हाथों से लेने को कह देती है और सोफिया जैसे ही आशा के पास आती है वैसे ही आशा उस चाकू को सोफिया के शरीर के आर पार कर देती है, जिसे सोफिया पकड़कर वहीं बैठ जाती है। अब आशा के हाथों में चाकू नहीं है तो वो पास के कमरे में जाकर उसके दरवाजे को बंद कर देती है और यहाँ पर आशा को देखकर वही बच्चा जिसने आशा को पिगी कहा था वो उससे कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया। दोस्तों ये एक्चुअली सोफिया की बात कर रहा है, सोफिया का बच्चा है। तो आशा उस बच्चे की बात को नजरअंदाज करके दरवाजे को ब्लॉक करने लग जाती है। तो वो छोटा सा बच्चा आशा के पीछे एक स्क्रू ड्राइवर से वार करता है। ये देखकर आशा उस बच्चे को जोर का पंच मारती है, बेहोश कर देती है उसको और फिर किसी तरह उस ड्राइवर को बाहर निकालती है। और यहाँ बाहर लिली सोफिया से कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो उसके बाद अपने इस खून को साफ कर देना। मतलब सोफिया भी अमर है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि इनको वापस से ठीक होने में 2-3 मिनट का समय लगता है, साथ ही इन्हें दर्द भी होता है। मतलब दर्द कैसे हो रहा है समझ नहीं आ रहा, पर ये लोग मर नहीं सकते ये तो पक्का है। अब आशा देखती है कि बाहर से लिली और उसके लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वो खोजने लग जाती है। पहले तो वो खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद तो वो वहाँ पे पड़े कालीन को जब हटाती है ना तो उसको दरवाजा दिख जाता है, जिस दरवाजे को किसी तरह से खोलकर आशा उसमें चली जाती है। असल में ये वो जगह है जो पूरी बिल्डिंग में हर कमरे से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ क्रॉल करके चलना पड़ता है। अब आशा उस जगह गई है। अब ये देखो बॉब और उसके बाकी साथी अंदर आकर उसी सुरंग जैसी जगह में चले जाते हैं। सभी वहाँ पे आशा को ढूंढ रहे होते हैं और आशा उनसे छिपकर बचते बचते कमरे में चली जाती है, जहाँ वो ड्रॉर के पीछे से लिली और शारोन को बात करता हुआ देखती है। पर लिली को उसके यहाँ पर होने के बारे में पता चल जाता है दोस्तों, तो वो तुरंत ड्रॉर को हटा देती है। तभी आशा लिली के सामने होती है, पर आशा जल्दी से ड्रॉर को वापस से सरका देती है। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि शारोन आशा पर ड्रॉर के पीछे से तलवार के जरिए वार करने लग जाती है। लिली कहती है कि ध्यान से, हमें इसे अभी नहीं मारना है, हमें ये जिंदा चाहिए। तो शारोन बोलती है कि उसको थोड़ी तकलीफ तो दे ही सकते हैं ना। फिर वो तलवार को आशा के हाथ के आर पार कर देती है। अब ये देखकर आशा दर्द में होने के बावजूद अपने हाथ को खिसकाकर बाहर निकलती है। शारोन तो इस पर शॉटगन से गोली भी चलाती है और अंदर आकर वो आशा को जिंदा पकड़ने की कोशिश करती है। तभी आशा इस पॉइंट पर शारोन की गन छीनकर उसी के सर पे गोली चला देती है, जिससे शारोन के सर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं दोस्तों। पर बिना सर के भी वो जिंदा हो जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आशा के पीछे लगी रहती है। अब आशा जल्दी से जाकर एक जगह छिप जाती है दोस्तों, और बिना सर और आंखों वाली शारोन दूसरी ओर चली जाती है। आशा को कैसे भी करके बाकी लोगों से बचना था यहाँ पे, जिसमें उसकी मदद रे करता है। तो रे आशा को अपने साथ यहाँ से लेकर एक दूसरे रास्ते से लेके जाता है, वहाँ वो आशा की जान बचाता है। इसी बीच हम शारोन के उड़े हुए सर को देखते हैं, जिसमें से एक आंख अभी भी बची हुई है, और वो आंख किसी रोबो स्पाई कैमरे की तरह आशिया और रे का पीछा करने लग जाती है। आशिया रे से कहती है कि आप तो लिली के पति है ना, तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो इस पर रे कहता है कि हाँ, मैं इनमें से एक हूँ और मैं भी अमर हूँ, लेकिन मैं इनकी तरह नहीं हूँ। आशा के पूछने पर वो बताता है कि ये जगह लगभग 100 साल पुरानी है। यहाँ पर कुछ अमीर लोगों ने एक कल्ट बनाया और वो सभी शैतान की पूजा करने लगे। बदले में शैतान से उन्हें अमरता मिली, लेकिन उन्हें शैतान को खुश करने के लिए किसी एक की बलि उसको समय समय पे देनी पड़ती थी। पहले तो इन लोगों ने अपराधियों की बलि दी। मैं और लिली यहाँ काम करने आए थे, हमारे ओनर्स हमें इतना पसंद करने लगे कि उन्होंने हमें भी इसका हिस्सा बना लिया, और हमने भी फिर मना नहीं किया। जो भी मेड या सर्वेंट यहाँ ठीक से रहता उसे इस कल्ट का हिस्सा बनने का मौका मिलता। बस उसे अपनी जगह किसी और की बलि शैतान को देनी होती है, और फिर जिसने बलि दी है उसका नाम शैतान खुद एक लिस्ट में लिख देता है, और जब तक किसी का नाम उस लिस्ट में है वो मर नहीं सकता, यानी कि वो अमर है। पर अब ये लोग बेगुनाह मासूम लोगों की बलि देते हैं, इसीलिए मैं इनका साथ नहीं देता। मैं इन सब चीजों से उब चुका हूँ। अब वो आगे आशा को बताता है कि अगर इन लोगों को पूरी तरह जला भी दो, इनके शरीर का छोटा सा कतरा भी बचा हुआ हो ना, तो भी ये लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। असल में ये लोग आज तुम्हारी बलि देने वाले हैं, इसीलिए तो तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। ये सारी बातें बताते हुए रे आशा को एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ इनके पीछे दोस्तों शारोन की आंख भी आती है, एक स्पाई कैमरे की तरह। इस रूम में आशा अपनी बहन मारिया को देखती है और उसको देखकर बड़ी खुश होती है। इसी के साथ कहानी जाती है फ्लैशबैक में, और हमें दिखाया जाता है कि मारिया यहाँ पर आई कैसे। तो असल में जब आशा अपने पिता को गोली मारकर भाग गई, तो उस गोली से उसके पिता मरे नहीं, और मारिया को ना चाहते हुए भी उनके साथ रहना पड़ा। बड़े होने तक उसने अपने पिता का अब्यूज सहा। फिर वो एज अ मेड एक जगह पे काम करने लगी, जहाँ पर मारिया का बॉस उससे गंदे गंदे टॉयलेट साफ करवाता था। उसी वक्त मारिया ने वर्जिल का एडवर्टीजमेंट देखा और यहाँ पर आ गई काम करने के लिए। जाते ही उसे बेहोश कर दिया गया, और जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने लिली और बाकी सभी को देखा। लिली ने मारिया से बोला कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है,
आज रात हम शैतान को तुम्हारी बलि देने वाले हैं, लेकिन एक मेड यहाँ से चोरी करते हुए पकड़ी गई तो तुम्हारी जगह उसकी बलि दी जाएगी, बाकी तुम यहाँ घर की तरह आराम कर सकती हो। मतलब कि दोस्तों अभी मारिया अमर नहीं हुई है, बस लिली ने उसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो मारिया आशा से कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो तुम नहीं आई और अब मुझे लेने के लिए आ गई, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। जिसके बाद तो दोनों बहनें लड़ने लग जाती हैं और आशा मारिया को पंच मारकर बेहोश कर देती है दोस्तों। साथ ही वो शारोन की आंख को देखकर उसे अपने हाथ से रश कर देती है। अब यहाँ भी लिली और बाकी लोग आ चुके होते हैं तो रे आशा को फायर एग्जिट से निकाल देता है और फिर वो मारिया को उठाकर अपने साथ लेके जाती है। बाकी रे को पकड़कर बांध दिया जाता है और शारोन, जिसका सर अभी भी दोस्तों उगना उगना शुरू हुआ है, लिली उससे रे पर नजर रखने के लिए कह देती है। इसी बीच आशा मारिया के साथ जाती किचन में, जहाँ बॉब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है। मारिया को इसी बीच होश आ जाता है तो उसके मुंह को आशा बांध देती है टाइट से। बाकी वो बॉब से छिप रही होती है, लेकिन बॉब आशा को ढूंढ लेता है दोस्तों और फिर वो उसको इतना ज्यादा मारता है, उसे घायल भी कर देता है। लेकिन तभी मारिया बीच में आकर बॉब के सर पे कुल्हाड़ी से वार करके उसे कुछ देर के लिए शांत कर देती है, क्योंकि बॉब को तो जान से मारा नहीं जा सकता। उधर लिली बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों से ऐलान कर देती है कि उन्हें मारिया और आशा को कैसे भी करके ढूंढना है और जितनी चाहे उतनी चोट उनको पहुंचाओ। बाकी आशा उनको जिंदा चाहिए क्योंकि आज उसकी बलि देनी है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही सभी हथियार लेकर आशा को ढूंढने में लग जाते हैं। बाकी इसी दौरान बेहोश आशा को होश आता है। वो देखती है कि मारिया बॉब को बांध रही है ताकि वो ठीक होते ही इन पर हमला ना करे। और अब आशा को ठीक से होश तो नहीं आया था कि तभी दोस्तों उनके कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है। फिर उसी अंधेरे का फायदा उठाकर पहले मारिया को वो लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं और फिर एक एक करके आशा पर वार करने लग जाते हैं, जिससे बेचारी घायल होकर बाहर आ जाती है। अब वो एक कुल्हाड़ी लेकर उसमें कपड़ा बांधती है और फिर शराब डालकर उसमें लगा देती है आग। जिसके बाद तो वो उसी कुल्हाड़ी से अंधेरे कमरे में जाकर एक एक को चुन चुन कर मारने लगती है। उस कुल्हाड़ी से उन सभी में दोस्तों आग भी लगती जाती है और सबको चोट भी लगती है। और सबके गिरने के बाद जब आखिर एक बंदा बचता है पर उसने मारिया के गले पर चाकू रखा होता है तो उस पर आशा एक टेबल फेंक कर उछालती है, जो देखकर वो गन से गोली चलाता है। तो तभी टेबल बीच में से दो हो जाता है और यहाँ पे बढ़िया तरीके से उसके पीछे से आशा उछलकर कुल्हाड़ी से सामने वाले के दो टुकड़े कर देती है। ये सीन बहुत बढ़िया तरीके से शूट हुआ है दोस्तों। इसके बाद वो अपनी बहन को गले लगा लेती है। मारिया वैसे यहाँ पे रुकना नहीं चाहती तो वो यहाँ से आशा के साथ जाने को तैयार हो जाती है। पहले तो वो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपनी बहन से गुस्सा थी, लेकिन अब उसने अपनी बहन को माफ कर दिया है। फिर वो रोते रोते आशा से कहती है कि 2 साल पहले कैंसर की वजह से पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों आशा मारिया को लेकर लिफ्ट के रास्ते सीढ़ियों के जरिए निकलने की कोशिश करती है, पर इसका पता भी लिली को चल जाता है और वो बॉब को इनके पीछे भेज देती है। यहाँ फिर एक बार फिर से आशा बॉब को मारने में सफल रहती है और अब बॉब जब तक ठीक नहीं होता तब तक वो सीढ़ियों पर ही लटका रहेगा। तो उसे वहां छोड़ जब आशा ऊपर आती है तो वो अपने सामने लिली को पाती है और लिली उससे कहती है कि तुम अपनी बहन को लेकर किसी कीमत पे यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी बहन ने शैतान से एक डील की है। और यहाँ पर पता चलता है कि जब लिली ने मारिया की जान बख्श दी थी तो उसने मारिया के सामने 2 रास्ते रखे थे कि या तो वो खुद कुछ दिन के बाद अपनी बलि शैतान को दे दे या फिर वो अपनी जगह किसी और की बलि भी चढ़ा सकती है और अगर ऐसा हो गया तो उसको अमरता का वरदान मिल जाएगा। मारिया ने दोस्तों दूसरा ऑप्शन चुना और उसने अपने साथ काम करने वाली इजाबेल को यहाँ बुलाया। अब इजाबेल की जगह आशा यहाँ पर आ गई है। अब किसी एक को तो सैक्रिफाइस देना ही होगा। दोनों बहनों में से जान किसी एक की ही बच सकती है। तो यहाँ लिली आशा के पेट में चाकू से वार करती है और उसे अपने साथ लेकर वो उस जगह जाती है जहाँ पर ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। यहाँ पर आशा देखती है कि ये लोग एक पिग हेड की पूजा कर रहे हैं जो कि एक डंडे पे टिका हुआ है। लिली आशा का खून ले जाकर जब उस पिग हेड की नाक पे रखती है और साथ ही शैतान को बुलाती है तो उसे सूंघते ही शैतान की परछाई इस पिग हेड में समा जाती है और फिर वो बोलने भी लग जाता है, जिसे हम शैतान कहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिली रे को भी लाई होती है साथ में ताकि उसको भी सबक सिखा पाए। रे, मारिया और आशा ने जो भी किया वो शैतान को बताया जाता है। तो शैतान यानी कि पिग हेड अपने शरीर पर कुछ लिखे नामों में से रे का नाम अपनी जीभ से चाट कर मिटा देता है। ये जो भी नाम पिग हेड पे लिखे हुए हैं ये सभी अमर हैं, यानी जिस लिस्ट की बात हो रही थी यही वो लिस्ट है दोस्तों। शैतान लिली से कहता है कि अब रे अमर नहीं है तो तुम्हें इसकी जान लेकर इसको सजा देनी होगी, क्योंकि शैतान का एक ही नियम है, धोखा करने वालों को सजा मिलती है। और अगर लिली रे को बचाना चाहती है तो उसे अपनी ही जान देनी होगी। तो लिली तो दोस्तों अभी मरना नहीं चाहती, जो कि रे जानता भी है। और वो लिली से कहता है कि मुझे तुम मुक्ति दे दो, मैं अब इस शाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस अमरता की वजह से मैं जेल में कैद हो गया हूँ, अब मुझे मारकर आजादी दे दो। लेकिन एक झटके में रे को मार डालती है लिली। और अब बारी है दोस्तों आशा की मौत की।
अब यहाँ पर मारिया को उसकी जान लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे अपनी खुद की जान देनी होगी। मारिया अपनी बहन को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। पिग हेड उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर अपना नाम लिखकर अमर हो जाओ। मारिया एक नाम लिखती है और फिर वो नीचे गिर पड़ती है। उसके साथ आशिया भी गिर गई होती है क्योंकि वो घायल है। और यहाँ पर असल में मारिया ने अपनी जगह आशिया का नाम लिख दिया था दोस्तों पिग हेड पर, और अब वो मर जाती है। लेकिन ऐसा करते ही आशिया के घाव भरने लगते हैं। अब वो भी अमर है तो उड़ते उड़ते वो सभी को मारना काटना शुरू कर देती है। सभी को मारती तो है लेकिन इस तरह के जिंदा होने के बाद भी वो शायद यहाँ से निकल नहीं पाएगी। शारोन के सर का तो इस बार वो बिल्कुल काट काट कर एक बॉक्स में बंद कर देती है। बाकी बची लिली तो शैतान पिग हेड खुद के सर को लिली से जोड़ देता है और वो काफी फुर्ती के साथ आशिया से लड़ने लग जाता है। आशिया मर तो नहीं सकती तो पिग हेड उसे काफी घायल कर देता है। अब उसे हराना तो नामुमकिन था आशिया के लिए, तो वो क्या करती कि पिग हेड को पकड़कर लिली से बिल्कुल अलग कर देती है और लिली जाकर एक लकड़ी पे जा गिरती है जो कि उसके शरीर की बिल्कुल आर पार हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आशिया पिग हेड के सर पे शराब डालकर उसमें लगा देती है आग, जिससे सभी एक एक करके मरने लग जाते हैं क्योंकि पिग हेड पर लिखे नाम जल रहे होते हैं। बाकी रही बात आशिया की तो वो इसीलिए नहीं मरी क्योंकि उसने अपने नाम को काटकर पिग हेड की बॉडी से बिल्कुल अलग कर दिया था पहले ही, जो कि इस वक्त उसके पास लॉकेट में है। अब पिग हेड को आग जलाकर आशिया बाहर की तरफ धक्का देती है जहां काफी सारे मास्क वाले लोग उसको देख रहे होते हैं। ये सभी अभी अमर नहीं हुए हैं दोस्तों, मतलब इन्होंने शैतान से डील नहीं की है। बाकी आशिया अपनी बहन मारिया की लाश को लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। बाकी जो लोग अंदर हैं वो शायद अंदर ही रहेंगे और शैतान को फिर से जगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो पिग हेड था वो तो आग लगने के कारण ब्लास्ट कर जाता है, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। बाहर आशा को लेने के लिए वही डिटेक्टिव आता है और कार में बैठते मारिया अचानक से जिंदा हो जाती है। दोस्तों ये देखकर तो डिटेक्टिव भी दंग रह जाता है। मारिया पूछती मैं कैसे जिंदा हो गई, तो आशा उसे कहती है कि मैंने उस पिग हेड की उतनी स्किन काट ली थी जिसमें मेरा नाम लिखा था और मैंने आशा को मारिया लिख दिया, मतलब आगे बस एम लगाकर एस को आर बना दिया था। और इस तरह से दोस्तों मारिया अमर हो गई, इसी कारण उसकी जान लौट आई। तो अब देखा जाए तो इस पिग हेड स्किन पर मारिया और आशिया दोनों का ही नाम लिखा हुआ है, तो दोनों बहनें अमर हो जाएंगी, जो कि तब तक अमर रहेंगी जब तक उनके पास मौजूद पिग हेड की स्किन को कुछ नहीं होगा। आशिया और मारिया खुशी खुशी यहाँ से चली जाती है, लेकिन वर्जिल नाम की बिल्डिंग अभी भी वहाँ पे खड़ी है दोस्तों, तो वो शैतान जरूर लौटेगा। वर्जिल को दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती। बाकी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।